हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और सबसे पहले इस करंट अफेयर्स वीडियो में देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस क्या हैं। तो ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। ब्रिक्स की संख्या बढ़ गई है और ब्रिक्स का अध्यक्ष है रूस, उसी ने अब ऐलान किया है 2024 में। तो कौन से वो देश हैं जो नए सदस्य बने हैं अस्थायी, और एक देश जिसको मंजूरी मिल गई थी सदस्यता बनने के सदस्य की, लेकिन उसने इनकार कर दिया और वो आखिरकार परमानेंट मेंबर नहीं बना है। तो ये भी जानेंगे। तो ब्रिक्स से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, और मैप के थ्रू आपको बताएंगे। और भी कई टॉपिक हैं, जैसे हिट एंड रन वाला जो कानून है वो क्या है और जिसकी वजह से काफ़ी चर्चा रही है। इंडियन साइंस कांग्रेस वो आयोजित अभी नहीं हो पाया, स्थगित हो गया, किस वजह से, वो चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय में नए प्रवक्ता नियुक्त कर दिए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना वो यूनियन टेरिटरी में लागू हुआ एक, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन, पिछले साल यानी 2023 का टोटल मैराथन वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है, देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। कई घंटे का वीडियो है, आपके तमाम करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे इसके ज़रिए, और PDF भी मिल जाएगा। उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? इसका आंसर होगा 10। अब संख्या हो गई है 10। देखिए, ब्रिक्स का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो रूस है, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी जनवरी में ही अब ऐलान कर दिया है कि 5 नए सदस्य देशों की सदस्यता का, ठीक है, 5 नए देशों के सदस्यता का ऐलान कर दिया। तो इसी के साथ ये संख्या टोटल बढ़कर हो गई है 10, ठीक है। कौन कौन से देश हैं वैसे तो आप न्यूज़ में देख रहे हैं, लेकिन अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो मैं बनाता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये होगा, ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देशों का नाम बताएं। क्या है आंसर? होगा ये बी, यानी कौन कौन? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE, ठीक है। इससे पहले ब्रिक्स के केवल 5 मेंबर थे। कौन कौन था? भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील, ठीक है। तो अब नए सदस्य हो गए हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE। तो एक बार मैप के ज़रिए भी इन चीज़ों को दिखा देते हैं आपको। तो ये जो येलो कलर में जो दिख रहा है ना, वो सब पुराने मेंबर हैं ब्रिक्स के। कौन कौन? रूस, चीन, इंडिया और ब्राज़ील, ठीक है। तो और ये साउथ अफ्रीका। तो टोटल 5 ये मेंबर हो गए। कौन कौन? रूस, चीन, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, ठीक है। ये पुराने सदस्य हैं। नए सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये हो गया ईरान, यहाँ पर, इधर हो गया इजिप्ट मतलब मिस्र, ठीक है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया हो गया, और इस जगह पर UAE है, और ये है इथियोपिया। इन सबको अलग अलग मैप के ज़रिए भी आपको बताएंगे आगे, ठीक है। तो एक देश ने मना कर दिया कि हम सदस्य नहीं बनेंगे, हालांकि सारी मंजूरी मिल चुकी थी, ठीक है। तो ये जो पूरा पिछले साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका में समिट हुआ था ब्रिक्स का, और उसमें ब्रिक्स के 5 मेंबर तो थे ही, उनके राष्ट्राध्यक्ष थे, साथ में बहुत सारे देशों को इनवाइट किया गया था, और कईयों ने ये कहा था कि हम मेंबर बनना चाहते हैं। तो टोटल तय हो गया था कि 6 नए देशों को सदस्य बनाया जाएगा, नया सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन उनमें से एक ने मना कर दिया, कह दिया कि नहीं, हम नहीं बनेंगे। वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ और उसने कह दिया कि नहीं बनेंगे। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर और बताएंगे डिटेल, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा देना। क्वेश्चन होगा, ब्रिक्स से सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया? कौन सा देश है ये? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आंसर होगा अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना ने बिल्कुल मना कर दिया, ठीक है। 2023 में यानी पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी में ये पूरी सहमति बन गई थी कि 6 देश इसके सदस्य बनेंगे, ओके। और उसमें अर्जेंटीना भी था, लेकिन उसने उस समय तो रुचि दिखाई थी, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और उसका सत्ता परिवर्तन हो गया। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर मिलेई, या उनको जेवियर मिलेई भी कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनका देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनेगा, क्योंकि वह पारंपरिक रूप से अमेरिका का करीबी है, ठीक है। और इस ब्रिक्स को रूस का और चीन का एक पावर सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। अब भारत भी मजबूती से उभर रहा है पूरी दुनिया में।
ठीक है। तो वो चाहता है अर्जेंटीना की या मतलब अर्जेंटीना की जो नई सरकार है वो चाह रही है कि हम चूँकि अमेरिका के साथ रह रहे हैं इसलिए हम ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, और आखिरकार उसने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। तो अब अर्जेंटीना को देख लेते हैं, मैप के ज़रिए समझ लेते हैं इस देश को। ये रहा प्यारा भारत अपना। अर्जेंटीना कहाँ है, किस महादेश में? तो दक्षिणी अमेरिका महादेश में, ठीक है। इधर उत्तरी अमेरिका हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। और दक्षिणी अमेरिका में यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये अर्जेंटीना, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। राष्ट्रपति हैं इसके जेवियर माइली या मिलेई भी कहते हैं उनको। मुद्रा है यहाँ की अर्जेंटीना पेसो, ठीक है। तो ये इस देश ने मना कर दिया मेंबर बनने से, ब्रिक्स का मेंबर बनने से। और अब उन देशों को देख लेते हैं मैप के ज़रिए जो नए सदस्य बने हैं ब्रिक्स के। और अब मिस्र को देखते हैं। मिस्र कहाँ है, किस महादेश में? तो अफ्रीका और एशिया दोनों में है, ठीक है। ये देखिए मैप में देख रहे हैं आप, इधर ये अफ्रीका हो गया, यहाँ से इस तरफ, और इस तरफ हो गया ये एशिया में आता है, ठीक है। इसका पड़ोसी इधर इजराइल हो गया, इधर सूडान हो गया, और इस तरफ लीबिया हो गया, ओके। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है काहिरा। राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी। मुद्रा है यहाँ की इजिप्शियन पाउंड। तो ये एक नया सदस्य बन गया है। एक और सदस्य की बात कर लेते हैं, और अब इथियोपिया चलते हैं भारत से। इथियोपिया कहाँ है? तो अफ्रीका महादेश में है, और ये कहाँ है? यहाँ पर है, ये देख रहे हैं आप। ये इसका एक और मैप में क्रिएट कर देता हूँ। ये इथियोपिया है, ओके, अफ्रीका में। राजधानी है इसकी अदीस अबाबा। क्या है? अदीस अबाबा। राष्ट्रपति हैं यहाँ के सहले काम जेवडे, और प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद। मुद्रा यहाँ की बीर है, ओके। तो ये इथियोपिया है, और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो एरिट्रिया हो गया, सूडान, साउथ सूडान हो गया, केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, और ये जिबूती, ओके। तो ये हो गया। अब एक और देश देखते हैं, ईरान को। प्यार भारत है, और ये मिडिल ईस्ट हो गया, और उसमें ये रहा ईरान, ठीक है। ये किस महादेश में है? तो एशिया में है। इसकी राजधानी क्या है? तेहरान है, और यहाँ पर सर्वोच्च नेता होता है अली खामनेई, और उसके नीचे राष्ट्रपति होते हैं, उनका नाम है इब्राहिम रईसी, ठीक है। मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल। अब एक और नए देश को देखते हैं, वो कौन सा देश है? सऊदी अरेबिया। यहाँ पर ये रहा सऊदी अरेबिया। इसकी राजधानी क्या है? रियाद है। राजा यहाँ के होते हैं किंग, वो हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, ठीक है। और यहाँ पर क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर है, काफ़ी पावर उनके पास है। उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, MBS भी कहा जाता है, और यहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल, ठीक है। एक और देश देखते हैं, और ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, जो मेंबर बना है। और ये इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। मुद्रा है UAE दिरहम, ठीक है। अब पुराने सदस्यों को भी देख लेते हैं। तो पुराने सदस्य, एक तो भारत हो गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। दूसरा देश है कौन? वो है रूस, ठीक है। रूस भी किस महादेश में आता है? एशिया, और कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। इसकी राजधानी मास्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो उन्होंने ही ऐलान किया है। मुद्रा है रूबल। एक और सदस्य देश कौन है? अभी चीन, ये रहा पड़ोसी हमारा। राजधानी बीजिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और मुद्रा है चाइनीज़ येन, ओके। और अब बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की, मेंबर कंट्री है। तो दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका महादेश में यहाँ रहा, ओके। इसके पड़ोसी देश हैं, नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, और एस्तोनिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, ओके। तो ये सब पड़ोसी देश हैं। राजधानी है क्या? 3 राजधानी है यहाँ की। इसकी राजधानी है प्रीटोरिया, कार्यकारी राजधानी है। केप टाउन विधायी राजधानी है, और ब्लोमफोंटेन वो न्यायिक राजधानी है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के सिरिल रामफोसा। मुद्रा है यहाँ की साउथ अफ्रीकन रैंड। और अब बात ब्राज़ील की करते हैं। ब्राज़ील कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में है वो। राजधानी है इसकी ब्रासिलिया। राष्ट्रपति हैं यहाँ के लूला डे सिल्वा।
मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल। ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में आपने पूरी बात समझ ली मुझे लगता है। ये जो येलो कलर में पुराने देश हो गए और ब्लू कलर में जो देख रहे हैं वो नए मेंबर कंट्री हो गए। तो महत्वपूर्ण है, आपके तमाम एग्जामिनेशंस में ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 2023 का टोटल करंट अफेयर्स अवेलेबल है, वो आपको इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए मिल सकता है और इसके ज़रिए करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार हो सकती है अगले 1 साल तक। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, तो अगले 365 दिनों तक आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और पिछले भी मिल जाएंगे, 2023 के, 2022 के भी मिल जाएंगे PDF, और वो भी कई तरह के वन लाइनर, MCQ नोट्स होता है। साथ में डेली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का, वीकली मॉक टेस्ट और मंथली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का होता है। ठीक है, ताकि आप तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकें और टेस्ट भी कर सकें कैसी तैयारी चल रही है। साथ में तरह तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं जो सभी सब्जेक्ट के होते हैं। तो देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ये हेल्पलाइन नंबर भी है, यहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल किया? हालांकि कुछ जगह हड़तालें खत्म हो चुकी हैं, हड़ताल कुछ जगह अभी भी देखने को मिल रहा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 106। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता उसकी धारा है 106। देखिए अभी तक जो कानून है ना, वो यानी जो संहिता है वो IPC इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन संसद ने IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी BNS का कानून पास किया है और राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है। हालांकि इसे अभी लागू नहीं किया गया है, वो लागू होने में तकरीबन 1 साल का वक्त लगेगा। क्यों लगेगा वक्त? क्योंकि इसके लिए पूरी प्रिपरेशन करनी होगी, तमाम जो जज हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, फिर से पूरा जो भारतीय न्याय संहिता है वो पढ़ना पड़ेगा, और भी 2 और कानून हैं उसको भी पढ़ने पड़ेंगे। CRPC की जगह दूसरा आ गया, वो सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, जजों को, वकीलों को, आम लोगों को। ठीक है, तो ऐसे में कुछ वक्त दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसी कानून में की जो एक धारा है ना, भारतीय न्याय संहिता की धारा है 106, उसी पर विवाद है। उसमें जो प्रावधान है उसकी वजह से ट्रक ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर ये सब नाराज़ है। हालांकि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि अभी कानून लागू नहीं होगा, वक्त लगेगा और सबकी बातें सुनी जाएंगी। ठीक है, तो अब मसला ये है कि हिट एंड रन क्या है, क्या मामला है। तो कई सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दी हैं। देखिए, हिट एंड रन यानी किसी को टक्कर मारकर भाग जाना। ऐसे मामले के लिए सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा यानी भारतीय न्याय संहिता जो है ना वो आएगा IPC की जगह, जो कुछ वक्त बाद आने वाला है। ठीक है, तो उसकी धारा है 106(2), उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो 106(2) में क्या है कि जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना ही भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर एक्सीडेंट के बाद अपराध करने वाला व्यक्ति जो है, यानी जिससे एक्सीडेंट हो गया है और उसकी वजह से मौत हो गई है किसी की, वो अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देता है तो उसकी सज़ा कम हो जाएगी। उसके लिए भारतीय न्याय संहिता के जो धारा 106(1) है उसमें ये बताया गया है कि अधिकतम उसको 5 साल की सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है। 3 साल से अधिक की सज़ा है और इस वजह से ये दोनों ही गैर जमानती हैं, मतलब कि थाने से ड्राइवर को जमानत नहीं मिलेगी अगर किसी की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती तो गैर इरादतन हत्या का मामला चलेगा। ठीक है, तो इसी प्रावधान की वजह से अभी तमाम लोग जो है ना वो गुस्से में थे। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि नए कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी, सरकार इसको लेकर क्यों आई है। देखिए, NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके डेटा के अनुसार हर साल हिट एंड रन यानी किसी को मार कर और भाग जाने का जो मामला है उसकी वजह से 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है सड़कों पे। और रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों को के जो ये आंकड़ा है उसको घटाने के लिए
केंद्र सरकार ने जो ये कानून बनाया आईपीसी के जगह दूसरा हो, तो उसमें सख्त प्रावधान किए गए। तो अभी तक क्या होता था ना कि ऐसे जो कानून थे, मतलब ऐसे जो अपराध थे, वो आईपीसी के तहत डील किए जाते थे। रोड एक्सीडेंट होने पर चोट लगने के मामले में अगर केवल चोट लगती है तो धारा आईपीसी की धारा 337 है, उसके तहत मामला दर्ज हुआ करता था और 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। एक्सीडेंट के दौरान अगर चोट के साथ फ्रैक्चर वगैरह हो जाए या हड्डी टूट जाए तो उसके लिए धारा 338 के तहत मामला दर्ज होता था और इस केस में 2 साल की सज़ा कैद की और 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। और अगर लापरवाही से गाड़ी चलाने पर किसी की मौत हो जाए तो धारा 304A के तहत मामला दर्ज होता था और उसमें 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता था। मतलब 2 साल तक की सज़ा का मामला था। और आपको पता होगा कि 3 साल तक के जो कैद की सज़ा के जो भी अपराध हैं उसमें क्या होता है, थाने से ही जमानत मिल जाती है, नहीं तो फिर अदालत से जमानत लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हो, 2 साल से बढ़कर अब 10 साल हो गया है और जुर्माना भी ज़बरदस्त हो गया है। तो इस वजह से देश भर के जो ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर खासतौर पे और कुछ टैक्सी ड्राइवर्स भी, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक्सीडेंट के बाद अगर ड्राइवर मौके से नहीं भागे तो लोग उसे पकड़कर मार देते हैं। भीड़ कई बार वाहनों में आग लगा देती है जिससे गाड़ी के साथ ड्राइवर भी जल जाते हैं। कई बार खस्ता हाल यानी ख़राब सड़कें हैं, आवारा जानवर, वो सब उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। ओके, तो इसमें कुछ हद तक केंद्र और राज्य सरकार की विफलता भी है, उसकी वजह से खामियाजा ड्राइवरों को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कहना है। ओके, तो ये पूरा मुद्दा है और दोनों तरफ की अपनी अपनी बातें हैं। फिलहाल सरकार ने कहा है कि हम इस कानून को फिलहाल अभी रोक रहे हैं, मतलब दिसंबर के बाद ही लागू होगा, तो हो सकता है इसमें कुछ फेरबदल हो। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इतना जो डिटेल बता रहा हूँ ना, वो सब महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं जो पूरा जो लिखा हुआ है वही सेम नहीं आता, अंदर से पूछा जाता है। ठीक है, तो जो इसकी चर्चा हो रही है उसके बारे में पूरा डिटेल जानना चाहिए आपको। क्वेश्चन हुआ अगला, जनवरी में आयोजित होने वाले, यानी जनवरी 2024 में आयोजित होने वाले इंडियन साइंस कांग्रेस के नए संस्करण या कहें किस संस्करण को स्थगित कर दिया गया है? कौन सा संस्करण था ये आयोजित होने वाला? आंसर का 109वां। ठीक है, 109वां। और ये कब से कब तक होना था, कहाँ पर आयोजित होना था? तो 3 से 5 जनवरी तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में ये आयोजित होने वाला था। हालांकि इसको स्थगित कर दिया गया है और ये कहा गया है कि हम मार्च के आसपास हो सकता है कि आयोजन हो। इससे पहले 2023 वाला जो इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ था 108वां संस्करण, वो नागपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था, RTM नागपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा, उससे पहले 2021 और 22 वाला वो समारोह कोविड-19 की वजह से आयोजित नहीं हो पाया था। ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ है? तो न्यूज़ भी देख रहे हैं कि टसल चल रहा है किसके बीच में? ऑर्गेनाइजेशन यानी इंडियन साइंस कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच में। इंडियन एक्सप्रेस ने ये लिखा है। ठीक है, क्यों टशन चल रहा है? तो एसोसिएशन जो है ना, उसने क्या किया अभी हाल ही में कि मतलब ये आयोजन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की जगह लखनऊ यूनिवर्सिटी में आयोजित होना था, लेकिन 1 महीने पहले ही आयोजकों ने फंड की कमी का हवाला देते हुए इसको ट्रांसफ़र कर दिया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में। ठीक है, तो वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो ये विवाद का बड़ा मुद्दा बना और बताया जाता है कि इसके लिए केंद्र सरकार के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे बातचीत नहीं की गई थी, जबकि DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो इस आयोजन के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए देता है, जो आयोजन का एक बहुत बड़ा खर्चे का एक स्रोत है। तो जो पैसा दे रहा है उससे तो बात करनी पड़ेगी। और ज़्यादातर जो इवेंट हुए हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया है। ओके, तो अभी फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया इंडियन साइंस कांग्रेस 109वां। इंडियन साइंस कांग्रेस, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1914 में हुई थी, 1914 में। ठीक है, 1914 में। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का नाम बताएं। क्या नाम है नए प्रवक्ता का नाम? आंसर का रणधीर जायसवाल।
क्या नाम है? रणधीर जायसवाल। तो 2 जनवरी को उन्होंने विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर चार्ज ग्रहण कर लिया। ठीक है, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये पूर्व प्रवक्ता अरिंदम बागची और ये नए प्रवक्ता हो गए हैं अब रणधीर जायसवाल। अरिंदम बागची को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और जो दूसरे अन्य संगठन हैं उसके लिए भारत की ओर से अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया। और ये जो नए प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, वो 1998 बैच के IFS अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस से। इससे पहले वो न्यूयॉर्क में यानी अमेरिका में भारत का जो महावाणिज्य दूतावास है उसमें काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, PM विश्वकर्मा योजना यानी PMVY लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? कई राज्यों में तो लागू हो चुका है, केंद्र शासित प्रदेश पहला कौन है? आंसर का जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। और न्यूज़ देख रहे हैं आप, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐलान कर दिया कि वो इसको लागू कर रहे हैं और ऐसा करने वाले वो पहला केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। क्या है ये PM विश्वकर्मा योजना? मैंने पहले एक बार बताया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती यानी 17 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया था, इस योजना को। और इस पर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में से लेकर 2023-24 से लेकर 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस योजना से करीब 30 लाख जो पारंपरिक कारीगर हैं उनको फ़ायदा देने की योजना है। ठीक है, 18 तरह के व्यवसाय हैं। ये भी सवाल हो सकता है कौन कौन से व्यवसाय हैं, तो इतने तरह के ये सारे व्यवसाय हैं और इन लोगों के आर्थिक मदद करने के लिए और सामाजिक मदद भी, उसके लिए यह योजना जो है ना वो है। तो अब इस योजना को जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। बहुत ही कम दर पर लोन वगैरह देने की बात है इसमें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गृह मंत्रालय ने किस कानून के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? आंसर होगा इसका UAPA। UAPA का फुल फॉर्म क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, शॉर्ट में UAPA। तो वो भारत का कानून है जिसका उद्देश्य है कि भारत में जो गैर कानूनी संगठन है, जो आतंकवाद से रिलेटेड संगठन है, उन सब की गतिविधि को रोकना। ठीक है, तो गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। ठीक है, गृह मंत्रालय अगर कहेंगे तो हम बात होगी केंद्र सरकार की, केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात होगी। ठीक है, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य में गृह मंत्रालय नहीं होता है। गृह मंत्री हो सकते हैं लेकिन वो गृह विभाग के मंत्री होते हैं। राज्यों में विभाग होता है। ठीक है, राज्यों में गृह विभाग हुआ, वित्त विभाग हुआ, जेल विभाग हुआ, ये सब विभाग होते हैं। ओके, केंद्र में क्या होता है? केंद्र में मंत्रालय होता है। राज्यों में विभाग के मंत्री होते हैं, इस विभाग के मंत्री, गृह विभाग के मंत्री, वित्त विभाग के मंत्री, इस तरह के बाद शिक्षा विभाग के मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कहेंगे राज्यों में। लेकिन अगर केंद्र की बात होगी तो आऊँगा गृह मंत्रालय के मंत्री। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर वो है अमित शाह। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री होते हैं। जैसे ही मंत्रालय अगर कहीं लिखा मिले आपको तो समझ लेना आप कि वो केंद्र सरकार से रिलेटेड मंत्रालय की बात हो रही है। और राज्यों में विभाग होते हैं, राज्यों में विभाग के मंत्री होते हैं और केंद्र में मंत्रालय के मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई बात। तो गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया और इसको यानी इस गुट को 5 वर्षों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जोर दिया है इस बात पर कि ये जो संगठन है और उसके सदस्य वो जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में लगे हुए थे, आतंकवाद से रिलेटेड प्रयासों का समर्थन कर रहे थे। इसी वजह से इस पर बैन लगाया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसका राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता है? आंसर होगा इसका फेलिक्स त्सेसीकेदी। फेलिक्स त्सेसीकेदी। ठीक है, तो ये नाम हुआ इनका। फोटोग्राफ दिखा देते हैं यहाँ पर, ये रहे। तो
अभी 73% वोट के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। इससे पहले 2019 में वो राष्ट्रपति बने थे और फिर से चुनाव जीत चुके हैं और दूसरी बार वो राष्ट्रपति बनेंगे। एक बार DRC कॉन्गो, शॉर्ट में कहते हैं DRC कॉन्गो, इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को। कॉन्गो नाम से 2 देश हैं, ठीक है, तो ये DRC कॉन्गो है। तो एक बार मैप के ज़रिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत और अब चलते हैं अफ्रीका की ओर, क्योंकि अफ्रीका में ये DRC कॉन्गो है। ये रहा पूरा अफ्रीका और ये बीचों बीच ये है DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो यहाँ के नए मतलब दूसरी बार राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं फेलिक्स। इसकी राजधानी है किनशासा राजधानी है। मुद्रा है यहाँ की कांगोलेस फ्रैंक, ठीक है। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो देश दिख रहा है यहाँ, ये है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ये कौन सा देश है? ये DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। इसके अलावा ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एक देश है। और पड़ोसी देश है साउथ सूडान, अगला है युगांडा है, ठीक है। यहीं पर ये रवांडा है, इधर है बुरुंडी, ओके। यहाँ है तंजानिया, ये है जाम्बिया और ये है अंगोला, ठीक है। तो इसके सारे जो पड़ोसी देश हैं वो भी आपने जान लिया। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन, कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। अब डेली यही कोशिश होगी सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिल जाए यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर, ओके। और हाँ, मेंबरशिप प्लान है, अगर आपने नहीं लिया है देखिएगा ज़रूर। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को सुबह 8 बजे। बाय।